हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम फुल कंसेप्ट के साथ बहुपद से संबंधित जितने भी थ्योरी कंसेप्ट हैं, टाइप ऑफ बहुपद हैं, डिग्री क्या होता है, बहुपद के मैक्सिमम मान क्या होते हैं, उनके बीच शून्य के बीच संबंध क्या होता है, सबको बारी बारी से देखेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद बहुपद से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर दूसरी वीडियो देखने की कोई ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद समझने से पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे चर क्या होता है। चर, हमारे पास चर की बात करें तो यह जो होता है बदलने वाला होता है। किसी बहुपद में जो वैरी करे, बदलता रहे, जैसे x, y, z, यह सब चर हैं। और अचर जो होता है कोई संख्या होता है, जैसे कोई 5, 4, 3, यह अचर हो गया। यह अचर हो गया। चर समझ गए, x, y, z, इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, p, q, r, जिसका वैल्यू एक विशेष मान के लिए बदलता रहे, चर कहलाता है। और अचर जो कभी ना बदले, वह एक संख्या होता है। तो जब किसी भी चर और अचर का संयोजन मिल करके ऐसा व्यंजक चर और अचर मिलता है तो व्यंजक कहलाता है। जैसे चर और अचर मिला, यहाँ से हम 5 को x के साथ जोड़ दे तो 5x हो गया, 4 को y के साथ जोड़ दे तो 4y हो गया, और z को कर दे तो 3z हो गया। यह जो हमारा हो गया, यह एक व्यंजक हो गया। यह एक व्यंजक हो गया। व्यंजक का मतलब जिसमें चर भी आए और अचर भी आए, पावर कुछ भी हो सकता है चर का, तो वह एक व्यंजक कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि व्यंजक का संबंध बहुपद से कैसे है। तो सारे बहुपद जो होते हैं वह बहुपद जो है व्यंजक ही कहलाते हैं, लेकिन बहुपद उन खास व्यंजक को कहेंगे जिसका जो घात होगा, पावर होगा, वह कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे यहाँ से हम देखेंगे कि कोई एक व्यंजक ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे व्यंजक ले लिए 5x² प्लस में 4x। तो यह एक व्यंजक ही है, लेकिन बहुपद कब कहलाएगा? बहुपद तब कहलाएगा इसमें किसी भी व्यंजक में जो चर है, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे 5x², x का पावर जो 2 है माइनस में नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी x का जो पावर है वह माइनस में नहीं होना चाहिए। यानी वैसे व्यंजक जिसका पावर कभी भी, चर का पावर कभी भी नेगेटिव ना हो, तब वह बहुपद कहलाता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि माइनस में कब नहीं होगा। जैसे हमने एक यहाँ से एग्जाम्पल ले रहा, हमने यहाँ पे लिया है, एक है हमारे पास व्यंजक 2x² प्लस 4, और दूसरा हमने लिया है 2x के पावर माइनस 2। तो यहाँ देखिए पहला व्यंजक में जो चर हमारा x के पावर 2 है, जो कि नेगेटिव नहीं है, तो इस केस में पहला व्यंजक तो बहुपद होगा। लेकिन जैसे ही दूसरे व्यंजक पे आते हैं 2x के पावर माइनस 2, तो यहाँ पे जो चर है x का पावर माइनस में आ गया, इसलिए यह व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए कंडीशन है कि इसका पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन कहता है कि बहुपद में व्यंजक में कोई भी जो चर होगा वह अंडर रूट में नहीं होगा। यानी ऐसा व्यंजक जिसमें कोई भी चर का मान जो है किसमें रूट के अंदर आ जाए तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे हमारे पास आ गया x² प्लस √x। यहाँ पर हमारे पास जो आया है x² प्लस √x, इसमें एक जो है चर x, यह रूट के अंदर आ गया। तो किसी भी व्यंजक में यदि कोई भी चर रूट के अंदर आ जाए तब उस कंडीशन में वह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस x के पावर माइनस 4, यह भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x के पावर माइनस 4 जो है यह नेगेटिव आ गया है, माइनस में आ गया है, इस कारण से यह बहुपद नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास है 4x² प्लस √x²। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी चर का, कोई भी चर रूट के अंदर आ जाए तो बहुपद नहीं आएगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर x² रूट के अंदर है, तो इस हिसाब से यह व्यंजक जो है बहुपद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में यह बहुपद होगा। क्यों? कि इसको अगर हम सही तरीका से लिखा जाए तो √x² है,
इसको यदि हम तोड़ दें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये देखने में तो रूट के अंदर है लेकिन फाइनली इसको वर्गमूल निकालेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 4x² प्लस x²। अब इसमें रूट नहीं है, तब इस कंडीशन में यह क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। यानी रूट में तो हो लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तब वह बहुपद हो जाएगा, और पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले तब वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आई होप आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यह बहुपद हो गया। अगला है बहुपद की घात पर की बात करें हम, तो देखिए बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसके बारे में जानेंगे। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से लेंगे तो नीचे हमारे पास एग्जाम्पल था कि बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x एक बहुपद है। यानी हमारे पास एक क्या है, बहुपद है 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x माइनस का 3। इसका हमको क्या निकालना है, घात निकालना है। इंग्लिश में इसको डिग्री कहते हैं। डिग्री पूछ दे, एग्जाम में भी डिग्री ही पूछेगा, घात नहीं बोलेगा। तो डिग्री कहेंगे कि उस बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर हो, किसका, चर का सबसे बड़ा पावर हो। तो हम यहाँ से यदि देखेंगे तो एक x के पावर 3 हो गया, एक में x के पावर 2 हो गया, एक में x के पावर 1 है। तो सबसे बड़ा घात चुनेंगे तो सबसे बड़ा पावर जो है 3 है, सबसे बड़ा पावर 3 है। तो जैसे ही हम डिग्री निकालेंगे तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी बहुपद में किसी चर की सबसे बड़ी पावर उस बहुपद का डिग्री कहलाता है। तो मुझे आशा है कि आप डिग्री भी सीख गए होंगे। अब एक प्रश्न और लेकर के चलते हैं। हमारे पास एक और दूसरा प्रश्न है, x² प्लस में 2x माइनस 3। यहाँ पे देखने पर पता चला कि यह तो बहुपद है। इसमें पहला x का पावर 2 हो गया, दूसरा में 1 हो गया। यहाँ से बड़ी पावर करें, अगर हम बड़ी वाली पावर की बात करें तो बड़ी पावर हमारे पास 2 हो गया। इस कारण से जैसे ही हम इस क्वेश्चन का डिग्री निकालेंगे तो डिग्री में 2 माना जाएगा। यानी किसी चर की सबसे बड़ी पावर उस पॉलिनोमियल का बहुपद कहलाता है। तो मुझे आशा है कि अब आप बहुपद भी सीख गए होंगे। चलिए आगे है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, इसको याद नहीं रखना है, यह सिर्फ समझने वाली है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझेंगे। बहुपद, हमारे पास एक बहुपद होगा और बहुपद किसी भी रूप में दिया रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहते हैं यदि उस बहुपद के पावर जो है घटते क्रम में रहे या बढ़ते क्रम में रहे। x का जो पावर होगा, यानी जो चर का पावर होगा, वह घटते क्रम में रहे या बढ़ते क्रम में रहे, तब वह स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। जैसे हम पहला प्रश्न में देखें तो पहले प्रश्न में जाते ही देखिए कि बहुपद हमारे पास 3x² प्लस 7x प्लस 2x माइनस 4 है। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कि जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, कहाँ पहुँचता हूँ, यहाँ पहुँचता हूँ शुरू में, तो x के पावर 2 आ जाता है और फिर x के पावर 1 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है। तो पावर जो है 2 1 3 ना घटते क्रम में है, यानी चर का पावर यहाँ ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो हमको किसी एक रूप में लिखना पड़ेगा। यानी जो चर का पावर होगा वह या तो घटते क्रम में रहेंगे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, या फिर बढ़ते क्रम में रहेगा 1 2 3। तब इस रूप में लिखने के बाद जो फॉर्म डेवलप होगा इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसे अब इसको जैसे ही लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में, तो पहले देखिए जो इसका पावर है वो पहले 3 आ गया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद पावर जो है 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यह घटते क्रम में है, इसको अब उल्टा बढ़ते क्रम में भी लिखा जा सकता था। या बढ़ते क्रम में लिख दो या फिर घटते क्रम में लिख दो। किसको, चर के पावर को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखो, तब यह जो फॉर्म बनेगा वह मानक रूप होगा, स्टैंडर्ड रूल होगा। क्लियर है। दूसरा प्रश्न में देखिए तो हमारे पास एक प्रश्न था 2x प्लस x² माइनस का 3। यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए तो 2x था, इसका पावर 1 था, x² का पावर 1 था। तो जैसे ही ध्यान देंगे इसमें पावर जो था 1 था, इसमें पावर जो था 2 था। तो देखिए यहाँ जो पावर है 3 है, इसमें x तो है लेकिन इसका पावर 0 है। जिसमें x y z ना रहे उसमें सब होता है लेकिन उसका पावर 0 हो जाता है। तो अब पावर जैसे ही देखने की बात करें तो पहले पावर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 0 आ गया। तो यह देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 0, ये पहले बढ़ा फिर घट गया।
तो या तो बढ़ते होना चाहिए या तो घटते होना चाहिए, तो दोनों में से किसी में नहीं है। तो चलिए इसको हम घटते क्रम में सजाते हैं, पावर के घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 है, तो पहले 2 वाला पावर आएगा, फिर 1 वाला आएगा, फिर 0 वाला आएगा। तो चलिए इसको हम जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास पावर 2 आएगा, यानी x का स्क्वायर प्लस 2x का 1 अब -3, यहाँ x तो होगा लेकिन 0। अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहले पावर 2 आ गया, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, पावर घट रहा है। तो यह जो होगा मानक रूप में होगा। किस रूप में होगा? मानक रूप में। तो बस ये सिर्फ मानक रूप में सजाना है, इसको याद नहीं रखना है। यह आपका कहाँ काम देगा? जब कोई हम इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे तब वहाँ काम देगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। हम अब आगे देखेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल को बांटेंगे कि कितने प्रकार का होता है और बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। यह भी वर्गीकरण दो तरीका से होता है। पहला है पदों के अनुसार बहुपद को निम्नलिखित प्रकार से बांटेंगे। यह पद के टर्म में है, तो पहले समझेंगे कि पद क्या कहलाता है, फिर पद के अनुसार बांटेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे पद क्या होता है। पद किसको कहते हैं? तो अभी आपने देखा चर कहलाता है, तो एक चर ले लीजिए अब कोई अचर। तो यदि किसी व्यंजक में चर और अचर साथ में आए तो वह जो देखिए यहाँ पे 5 जो है अचर है, 5 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है। तो यदि चर और अचर साथ में आए तो वह जो है पद कहलाता है। वह क्या कहलाता है? पद। तो यहाँ पे 5x जो हो जाएगा पद हो जाएगा। ठीक, एक दूसरे तरीका से भी समझा जा सकता है कि पद किसको कहेंगे। किसी भी बहुपद में माइनस या प्लस के बाद जो भी वास्तविक संख्या आता है वह पद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा माइनस और प्लस के बाद जो आता है, तो पहले क्वेश्चन में यहाँ 5x है, तो 5x में आप कहोगे माइनस प्लस तो नहीं है, लेकिन यहाँ में प्लस है। यदि कोई साइन नहीं हो तो प्लस माना जाता है, यानी इसको बोल सकते हैं प्लस 5x, तो यह पद कहलाएगा। अब इसमें समझना है, पहला था हमारे पास एक पदी बहुपद मोनोमियल, दूसरा था द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, दूसरा था त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, और चौथा था शून्य बहुपद। तो सबसे पहले बारी बारी से समझेंगे। तो यहाँ पहला पद समझेंगे, एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, मोनोमियल किसको कहते हैं। तो जिसमें सिर्फ एक माइनस या प्लस साइन आता हो, एक प्लस या माइनस आता हो, वह एक पदी कहलाएगा। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ 2x3 कॉमा है, मतलब अलग आ गया, 3x2 फिर कॉमा है 7x4। इसको जैसे ही मैं लिखूंगा, यहाँ पे पहला था 3x3 कॉमा 3x2 कॉमा 7x 4। तो मैंने क्या कहा, जिस बहुपद में सिर्फ एक साइन लगा हो, या तो प्लस का या तो माइनस का, तो एक पदी कहलाएगा। तो पहला में हम लोगों ने देखा 2x3 है, इसके पहले प्लस साइन एक लगा हुआ है तो एक पदी। फिर उसी तरह कॉमा के बाद 3x2 में प्लस साइन लगा हुआ है, एक साइन है सिर्फ प्लस का, तो एक पदी। फिर 7x में पहले में प्लस था तो एक साइन है तो एक पदी। फिर 4 के पहले भी प्लस था, यानी एक पदी। जिसमें सिर्फ एक साइन लगा हो, या तो प्लस में या तो माइनस में, तो वह एक पदी कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहेंगे। 2 पद कहिए या 2 साइन लगा हुआ हो, दोनों प्लस का साइन हो, एक माइनस या प्लस का साइन हो, या दोनों माइनस का साइन हो, जिसमें 2 साइन आ गए वह द्विपदी, और जिसमें 3 साइन आ गए त्रिपदी। जैसे यहाँ से हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में था 8x3 प्लस 3x, ये क्वेश्चन पहला हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 8x3 प्लस 3x, इसमें 2 साइन लगा हुआ है, एक बीच में प्लस साइन है और एक 8 से पहले भी प्लस है, 8x3 के पहले भी प्लस है, यानी 2 प्लस का साइन आ गया, यानी 2 साइन आया तो द्विपदी। फिर अगला चलेंगे 7x - 4, तो एक माइनस का साइन आ गया, एक 7 के पहले प्लस था, यानी 2 साइन आ गया तो द्विपदी। क्लियर है? उसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद में जिसमें 3 साइन आ जाए, त्रिबहुपद ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 3x² प्लस 7x माइनस 4, दूसरा क्वेश्चन था x² प्लस 2x माइनस का 3। तो यहाँ पे 3 साइन आया। कौन कौन साइन आया? तो देखिए, एक तो 3 के पहले साइन था प्लस का एक साइन, 7 के पहले था 2 साइन, और एक -4, 3 साइन आया। चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है, 3 चिन्ह आना चाहिए प्लस या जोड़ का, तो त्रिपदी हो गया। उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन में x² के पहले आया
2x के पहले आया और एक माइनस, 3 साइन आया तो त्रिपदी आ गया। सबको क्लियर है? यानी बहुपद का पद जो है उसके साइन से डिसाइड होगा। अगर एगो चिन्ह आ जाए प्लस या माइनस का तो एक पदी, 2 चिन्ह आ जाए माइनस या प्लस का तो 2 पदी, और 3 चिन्ह आ जाए तो 3 पदी कहलाएगा, या 3 टर्म कहिए, 3 पद कहिए। ठीक, शून्य बहुपद की ओर चलेंगे तो शून्य बहुपद में क्या होता है कि सारे का जो कोफिशिएंट होगा एक्स क्यू के साथ जो गुना में आएगा वह भी 0 होगा, स्क्वायर के साथ में जो गुना में आएगा वह भी 0 होगा, और x के साथ जो गुना में आएगा वह भी 0 हो जाए। यानी सारे कोफिशिएंट जो होंगे शून्य के बराबर हो तो वह जो होगा हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद किसको कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक पदी बहुपद में एक साइन आएगा या एक पद होगा, द्विपदी बहुपद में 2 पद आएंगे या 2 चिन्ह आएंगे, द्विपदी कहलाएगा। त्रिपदी बहुपद में 3 पद होंगे या 3 चिन्ह आएंगे प्लस या माइनस में तो त्रिपदी कहलाएंगे। शून्य बहुपद में जितने भी चर होंगे, चर का सभी गुणांक जो होगा 0 होगा, उसको हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। हमारा पद के अनुसार जो क्लासिफिकेशन था वह क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। एक 5वां काल इसका था क्लासिफिकेशन में कि अचर बहुपद किसको कहेंगे, कांस्टेंट बहुपद। तो इसको लिखेंगे जिस बहुपद में एक पद है और वह पद वास्तविक संख्या हो उसे अचर पद कहते हैं। मतलब जिसमें कोई भी चर ना हो, सिर्फ संख्या हो, 2, 4, √3, x, y, z कहीं भी नहीं हो तो वह तो बहुपद होगा, लेकिन वह कांस्टेंट बहुपद कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे हम समझेंगे एग्जाम्पल से, सिर्फ इसमें 2 रहे, मान के चलिए 4 है, √10 आ गया, ये सारे बहुपद हैं, लेकिन बहुपद के केस में यह अचर हो जाएंगे, यह अचर हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं शामिल है। क्लियर? अब यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है बात कि जैसे ही शून्य बहुपद होगा उसका जो घात की परिभाषित करेंगे, शून्य बहुपद का घात हम नहीं निकाल सकते हैं, 10 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसलिए शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। तो चलिए हम लोगों ने टर्म के अनुसार क्वालिफिकेशन देख लिया। अब आगे अब दूसरे तरीका से देखेंगे वर्गीकरण, बहुपद का प्रकार देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पद के अनुसार, लेकिन अब देखेंगे पावर के अनुसार कि पावर के अनुसार बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो पावर के अनुसार बहुपद जो हमें अभी पढ़नी है वह 3 प्रकार की पढ़नी है। क्लास 10th में, कक्षा 10 में 3 ही प्रकार की पढ़नी है, जिसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब होता है एक, रैखिक का मतलब क्या होता है, एक होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब 1 होता है। रैखिक का मतलब 1, किस केस में 1, तो जिसका पावर 1 हो। पावर का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर का मतलब बड़ी घात, जिसमें चर का सबसे बड़ी घात 1 हो जाए, जिसमें बड़ी घात 1 है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर होगी, बड़ी घात जो होगा 1 होगा, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। या दूसरे तरीका से वैसा बहुपद जिसका जो डिग्री होगा, क्या होगा, डिग्री कितना होगा, डिग्री 1 हो जाए, रैखिक कहलाएगा। डिग्री 1 हो जाए वह रैखिक कहलाएगा। या बोल सकते हैं कि पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर वह 1 हो, वह रैखिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से लेके चले तो हमारे पास एग्जाम्पल है 7x - 4, दूसरा है 5x + का 9। चलिए इसको मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं 7x - 4 और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5x + का 9। तो यहाँ पे हम देख लिए कि जो चर है इसका पावर 1 है, यहाँ भी जो चर है इसका पावर 1 है, यानी मैक्सिमम जो पावर देखने को मिला वह मैक्सिमम पावर 1 मिला, बड़ी घात जो है वह 1 मिला। तो जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो वे सारे बहुपद रैखिक कहलाएंगे, सारे बहुपद रैखिक कहलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप रैखिक भी सीख गए होंगे। अब चलते हैं दूसरा, द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सीखेंगे, यानी द्विघात बहुपद को सीखेंगे। द्विघात बहुपद, तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। सबसे 2 घात का मतलब सबसे बड़ी घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़का पावर 2, हिंदी में बोले तो बड़ी घात। बड़ी घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। या यदि
डिग्री के रूप में लेके चले तो जिसका डिग्री 2 हो वह क्या कहलाएगा? द्विघात कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 8x² + 3x। एक यह है, इसमें सबसे बड़ी पावर जो है 2 है, चर का जो सबसे बड़का पावर है जो 2 है, तो यह हो गया द्विघात। अगला एग्जाम्पल 7x² - 4x + 9 में x के पावर 2 है, फिर x के पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर देखना है। सबसे बड़ी पावर 2 आ जाए तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ से यह क्या हो गया? यह द्विघात बहुपद हो गया। यह क्या हो गया? यह द्विघात बहुपद हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप द्विघात भी समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे? तो जिसका मैक्सिमम पावर जो होगा 3 होगा, जिसका डिग्री 3 हो वह त्रिघात कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, यानी मैक्सिमम पावर वैसा बहुपद, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें मैक्सिमम पावर कितना हो? 3 हो। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री भी 3 हो, यानी बड़ी घात क्या हो? बड़ी घात हमारे पास बड़ी घात 3 हो, तो यह त्रिघात कहलाता है। त्रिघात कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल था x³ - +x, अब -7 में सबसे बड़ी घात 3 आ गया तो यह त्रिघात हो गया। दूसरा है 2x³ + 3x² - x -9 में सबसे बड़ी पावर देख रहे हैं, सबसे बड़ी घात देख रहे हैं तो 3 है, इस कारण से यह भी त्रिघात बहुपद है। तो हम लोगों ने देखा रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिए, जब मान निकालना होगा तो सबसे पहले बहुपद दे दिया रहेगा। जैसे हमारे पास एक बहुपद दे दिया है, एक बहुपद दे दिया है, लिखेगा पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी बहुपद x का मान दिया है x² + 2x + 3, और बोलेगा कि x = 2 पर मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई बहुपद दिया हो, या तो x के टर्म के रूप में होगा, y के टर्म के रूप में होगा, z के टर्म के रूप में रहेगा। अब वह बोल देगा कि x के रूप में रहेगा तो बोलेगा x = 2 पर मान ज्ञात करें, y = 4 पर मान ज्ञात करें। तो किसी भी बहुपद का एक विशेष वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ हो वो x के जगह पर अब 2 लिख दिए जाएंगे। उसके बाद कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा वह उसका वैल्यू कहलाएगा। जैसे हमारे पास बहुपद दिए हुए हैं, बहुपद px = x² + 2x + 2, x = 2 पर मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया था? हमको सबसे पहले दिया था px = x² + 2x + 3। हमको मान निकालना है 2 पर, तो लिखेंगे x ऑफ 2, पॉलिनोमियल ऑफ 2, पॉलिनोमियल ऑफ 2। यहाँ 2 का मतलब है x के जगह पर 2 आया, तो अब यहाँ भी x के जगह पर 2 आएगा, यहाँ भी x के जगह पर 2 आएगा। तो x के जगह पर 2 आया, ऊपर स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर करेंगे। ये 2 बाहर था तो 2 रहेगा, x के जगह पर 2 आ जाएगा, 3 पहले से था। हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 यानी 4, अब प्लस का 3, यह हल होगा। 4 दूना 8 और 3 11। यानी हमने देखा कि पॉलिनोमियल ऑफ 2 का मान 11 आ रहा है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 का मान 11 आ रहा है। इस प्रकार से पॉलिनोमियल ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। अब इसी प्रश्न में पूछ लेता कि पॉलिनोमियल ऑफ -1 का वैल्यू बताइए, पॉलिनोमियल ऑफ -1 का वैल्यू बताइए। तब मैं क्या करता? तब मैं जहाँ x आया है वहाँ सारे x के जगह पर -1 पुट करता। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मान निकालूंगा -1 पर, -1 पर मान निकालूंगा। तो क्या करूँगा? हमें मान किस पर निकालना है? हमें मान निकालना है x = -1 पर। यानी हमारे पास पॉलिनोमियल था px = दिया था x² + 2x + 3। हमें मान निकालनी है x के जगह पर -1, तो x के जगह पर -1 पुट कर दिया। तो अब यहाँ भी x के जगह पर -1 आएगा और यहाँ भी -1 आएगा। तो x के जगह पर आया -1, स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 था 2 गुना का -1 अब प्लस का 3। यह आगे हल होगा तो -1 का स्क्वायर +1 और 2 गुना -1 यह पूरा को कर देगा -1 प्लस का 3। अब यह हल होगा
तो 1 और 3 जुटेगा 4 होगा, अब -1 यानी 3 होगा। किस पर? P ऑफ -1 पर, यानी पॉलिनोमियल ऑफ -1 का वैल्यू जो होगा इसका कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो प्रकार से हम लोगों ने बहुपद का मान निकालना सीखा। क्या सीखा? बहुपद का मान निकालना सीखा। अब आगे चलते हैं, आगे सीखेंगे हम लोग बहुपद के शून्यक किसको कहेंगे। बहुपद के शून्यक, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो बहुपद के शून्यक किसको कहेंगे इसके बारे में देखेंगे। बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, शून्यक कहलाता है। अपनी भाषा में समझे तो अभी हम लोगों ने किसी बहुपद का मान निकालना सीखा, किसी बहुपद का मान निकालना सीखा। तो इसी तरीका से अलग अलग मान निकाले, कभी 2 पर बोल दे, 1 पर बोल दे, 0 पर बोल दे, मान के चले। अभी हम लोगों ने सीखा था कि एक हमारे पास बहुपद था, क्या था? x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस का 3। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि x बराबर 2 पर मान निकालिए और x बराबर -1 पर निकालिए। तो इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, मान के चलिए x बराबर 4 पर हो सकता है, x बराबर -6 पर हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा वैल्यू होगा कि कभी 2 पर रखे, 1 पर रखे, 4 पर रखे या 6 पर रखे, किसी एक पर रखने के बाद पूरा का आंसर जो आ जाए 0, पूरा का आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए, बहुपद का मान 0 आ जाए। तो जिस मान को रख करके निकाले थे, मान लिया जाए कि हम 2 रख करके निकाले थे, तो जो 2 होगा वह उसका शून्यक कहलाएगा। वह उसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। यदि समझ में नहीं आया है तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, x स्क्वायर -4x प्लस 3। ठीक, अब यहाँ पे यह क्वेश्चन दे दिया है, यह क्या है? यह है पॉलिनोमियल, px का वैल्यू है। यदि यहाँ पे हम निकालना चाहें x बराबर 1 पर इसका मान निकालना चाहे, x बराबर 1 पर इसका मान निकालना चाहे, तो अभी मान निकालने के लिए बताए हैं कि हमारे पास जो भी बहुपद दिया हो, जैसे कि x स्क्वायर -4x प्लस 3, इसमें x के स्थान पर 1 पुट कर दो, यही ना। तो चलिए x के जगह पर 1 पुट करते हैं, तो यहाँ भी x के जगह पर 1 आएगा और यहाँ भी x के जगह पर 1 आएगा। तो यहाँ होगा 1 का स्क्वायर -4 रहेगा, x के जगह पर 1 और 3 रहेंगे। इसको हल करेंगे तो 1 -4 प्लस का 3, यहाँ से बढ़ेंगे तो 1 और 3 जुट जाएगा आपस में, तो हो जाएगा 4 -4 घट करके क्या आ गया? 0। यानी जैसे ही हम पॉलिनोमियल ऑफ 1 यानी बहुपद में 1 का मान निकालें, 0 आंसर दे दे, कोई भी मान रखे और 0 आंसर दे दे तो वह शून्यक कहलाएगा। जैसे कि x के जगह पर हम 1 रखे, x के जगह पर 1 रखे और आंसर 0 दे दे, तो यहाँ से जो 1 होगा 1 क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा शून्यक, 0। यानी बहुपद का वैल्यू 0 के बराबर कर दे, वह मान उसका 0 कहलाता है, यानी शून्यक कहलाता है। बहुपद का मान 0 कर दे, वह उसका शून्यक कहलाएगा। यहाँ पे जैसे ही हमने x के जगह पर 0 में रखा तो पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो गया, इस कारण से 1 जो होगा इसका शून्यक कहलाएगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x स्क्वायर -4x प्लस 4। इसमें हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो प्रश्न में कह दे x बराबर 2 पर मान निकालिए, x बराबर 1 पर मान निकालिए। प्रश्न में कह दे x बराबर 1 पर मान निकालिए, x बराबर 2 पर मान निकालिए, x बराबर 4 पर मान निकालिए, x बराबर -2 पर मान निकालिए, या कुछ भी कह सकता है। तो हम सभी प्रश्न पर अलग अलग मान निकालेंगे, लेकिन यदि कोई मान पर पूरा का वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया, तो वह उसका शून्य कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि मैं x बराबर 2 पर इसका मान निकालूंगा, x बराबर 2 पर इसका अभी फ़िलहाल मान निकाल रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x था, यहाँ बनाता हूँ, हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x था x स्क्वायर -4x प्लस का 4। मैं निकाल रहा हूँ पॉलिनोमियल ऑफ 2 का मान, यानी x बराबर 2 पर वैल्यू, तो x के जगह पर 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर -4 गुना 2 प्लस का 4। हल करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 4 गुना 2 का मतलब 8 और प्लस का 4। यहाँ से ये वाला 4 और ये 4 दोनों प्लस में है, इस कारण से ऐड होगा, माइनस का 8 यानी 0। तो जैसे ही पॉलिनोमियल ऑफ 2 निकाले, पूरा का जो वैल्यू है यह जो है 0 कर दिया।
तो कोई ऐसा मान जो पूरा का मान 0 कर दे वह उसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ से दू जो होगा वह उसका शून्यक होगा, यानी दू जो हो गया, दू क्या होगा, इस प्रश्न का, इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से और भी कोई ऐसा मान होगा जो पूरा का वैल्यू 0 कर देगा तो वह उसका शून्यक कहलाएगा। क्लियर है? तो शून्यक हम लोगों ने देख लिया। आगे देखेंगे, नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे। यह बहुत वीवीआई पॉइंट है, यह हमारे सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो भी रैखिक बहुपद होगा उसका केवल एक शून्यक होगा। रैखिक बहुपद का केवल कितना शून्यक होगा? उसका एक शून्यक होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा, जिसका पावर 1 हो रहा था तो एक शून्यक। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे क्योंकि द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर 2 होता है। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में जो शून्यक आएंगे 3 होंगे क्योंकि त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम पावर 3 होता है। और शून्यक बहुपद जो होगा, शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या पर होगा, यानी अनगिनित होगा, अनगिनित होगा, सभी वास्तविक संख्या पर होगा। जितना भी अंक लेंगे सब पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यह पॉइंट्स बहुत ही वीवीआई है। पूछता है कि द्विघात बहुपद के मैक्सिमम कितने शून्यक होंगे, तो द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 शून्यक होंगे। चलिए इसको नोट। अभी हम लोगों ने देखा कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा 1 होगा, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वह 2 होंगे, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ दिखने हैं कि हम लोग शून्यक को अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में जो शून्यक होंगे उसको लिखने का तरीका क्या है? अल्फा से। तो जिसमें एक शून्यक होगा उसको अल्फा का मान आएगा, जिसमें 2 शून्यक होंगे उसमें 2 शून्यक, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। वह सूचित करने का तरीका है, जैसे 2 शून्यक है तो एक को सूचित करेंगे अल्फा से और दूसरा को सूचित करेंगे बीटा से, या बी लिख करके नीचे खींचा हुआ उसको बीटा कहेंगे। ये ऐसे अल्फा है ए की तरह, ठीक। जिसमें 3 शून्यक होंगे उसको 3 को सूचित करेंगे, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अल्फा, बीटा, गामा ऐसे लिखेंगे। अल्फा, दूसरा लिखेंगे बीटा में नीचे बी की ओर, और गामा हल्का वाई की तरह रहेगा। इसको बोलते हैं अल्फा, यह क्या होगा? अल्फा। इसको बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं गामा। यह सब ग्रीक लेटर है। जैसे हमारे यहाँ ए बी सी डी होता है ना, तो ग्रीक में एक ग्रीक देश है, उसको वहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, बीटा सब वहीं से आता है। तो ए बी सी डी की तरह यह अल्फा, बीटा, गामा भी होता है। तो यह सूचित करने का एक डिनोशन पॉइंट है। अल्फा मतलब एक शून्यक, जहाँ बीटा है एक अल्फा भी एक बीटा भी, 2 शून्यक को अल्फा बीटा से सूचित करेंगे, और जहाँ 3 शून्यक हो उसको अल्फा, बीटा, गामा से सूचित करेंगे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे हम फार्मूला निकालेंगे द्विघात बहुपद के लिए। हेडिंग है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अभी शून्यक बताए थे, गुणांक किसको बोलेंगे वह बता देता हूं। तो हम एक फार्मूला निकालेंगे, किसके बीच फार्मूला? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। तो हम द्विघात के लिए है तो पहले द्विघात में समझेंगे कि ए बी सी डी क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लिए, माना कि मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस सी। यह क्या है? यह द्विघात बहुपद है। अभी बताए थे कि द्विघात बहुपद में बड़का पावर 2 होता है, तो यहाँ पे बड़का पावर 2 आ गया, यह द्विघात बहुपद है, ठीक। तो देखिए x के साथ यहाँ पे गुना में कुछ ना कुछ ले लिया जाए। यहाँ पे गुना में 2 ले लिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का c। तो जहाँ भी x स्क्वायर के साथ गुना में जो आ जाए, क्या आ जाए? x स्क्वायर के साथ गुना में जो आ जाए, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुना में कुछ ना कुछ आया है, x स्क्वायर के साथ गुना में कुछ ना कुछ आया है, x के साथ कुछ ना कुछ गुना में आया है, ठीक है। तो x के साथ जो कुछ गुना में आ जाए उसको a से सूचित करते हैं, a से सूचित करते हैं x के साथ, और x के साथ जो गुना में आ जाए उसको b से, और जिसमें कोई x y z ना हो उसको c से। तो इसको लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। इस रूप को बोलते हैं व्यापक रूप, इस रूप को बोलते हैं व्यापक रूप। ए का मतलब कोई डिजिट है जो सबसे बड़का पावर के साथ में आएगा, ए से सूचित करेंगे।
बड़का पावर के बाद जो छोटा इसके बाद का पावर यानी x है, x के साथ जो गुना में आएगा उसको सूचित करेंगे b से, और जिसमें x y z कुछ ना हो, कांस्टेंट हो, उसको c से सूचित करेंगे। तो a b c आप लोगों ने समझ लिया, a b c आप लोगों ने समझ लिया। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कहाँ पर, इसमें यहाँ पर a b और c सबको गुणांक बोला जाता है, क्योंकि यह सारे गुना में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि यह सारे ए बी जो सी हैं यह x के साथ गुना में है, ए बी सी जो है x के साथ गुना में है, इसलिए इसको गुणांक बोला जाता है। ए बी सी जो है गुना में है, इसलिए इसको गुणांक बोला जाएगा। तो आप लोगों ने गुणांक सीख लिया और इसके पहले शून्यक भी सीखा था। तो हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि हमारे पास एक बहुपद है, क्या लिखते हैं बहुपद को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और लिखते हैं प्लस का सी, ठीक है। जहाँ ए जो है एक्स स्क्वायर के गुना में आया है, बी जो है एक्स के गुना में आया है और सी जो है कांस्टेंट है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे ए बी और सी यह सब क्या है, गुणांक है, यह सब क्या है, गुणांक है। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्यक कितना होगा, शून्यक 2 होंगे, शून्यक कितना होंगे, 2 होंगे। तो यदि शून्यक 2 होंगे इसको हम किस से सूचित करेंगे, सूचित करेंगे अल्फ़ा और बीटा से, सूचित करेंगे अल्फ़ा और बीटा से, इसको सूचित करेंगे अल्फ़ा और बीटा से। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए ज़रा। यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद में देख रहे थे कि इसमें एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से सूचित करते हैं। इसमें ए बी और सी जो है यह एक गुणांक है, ए बी सी जो है गुणांक है। इसमें शून्यकों की संख्या देखेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 शून्यक कौन कौन होंगे, तो यह शून्यक 2 जो होगा, एक जो होगा अल्फ़ा होगा और दूसरा बीटा होगा। शून्यक कौन कौन होगा, शून्यक जो होगा एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। तो 2 फार्मूला यहाँ से बनता है। क्या फार्मूला बनता है कि इसके जो 2 शून्यक हैं इसको आपस में जोड़ दे, अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने जोड़ करके देखा, हमने यहाँ पे जोड़ करके देखा तो फार्मूला बना, अल्फ़ा और बीटा को हम लोगों ने जोड़ करके देखा तो यहाँ पे फार्मूला बन गया माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए एक फार्मूला बनता है। अब कैसे बनता है यह आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, नंबर अच्छा स्कोर करने के लिए सोचिए। क्या फार्मूला बनता है, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ करके देखे, यानी इसके जो 2 शून्यक आ रहे थे, शून्यक को आपस में जोड़ करके देखे तो माइनस बी बाई ए आ रहा था। उसी प्रकार से दोनों को यदि हम गुना करके देख रहे थे, यानी अल्फ़ा गुना बीटा, तो हमारे पास बन रहा था सी अपॉन का ए बन रहा था। गुना करके देख रहे थे तो क्या बन रहा था, सी अपॉन का ए, सी अपॉन का ए बन रहा था। तो अब ए फार्मूला देखिए, यहाँ से इसको और हम लिखना चाहें बी और ए, b बटा ए, माइनस में b क्या है, b जो है x के साथ गुना में आया है। ऊपर देखिए x के साथ गुना में आया है तो गुणांक कहलाएगा। किसका गुणांक कहलाएगा, x का गुणांक। तो b के जगह पर हम x का गुणांक लिख दे, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो माइनस अपॉन a क्या है, a देखिए यहाँ पर a आया है, a किसके साथ गुना में आया है, a आया है एक्स स्क्वायर के साथ गुना में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी अगर बड़ा फार्मूला याद रखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए याद रखिए, या लंबा में याद रखिए एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको जिसमें सुविधा हो उसको याद रखिए। अब चलते हैं आगे, नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, सी। सी क्या था, सी जो है किसी के साथ में गुना में नहीं है, यहाँ एक्स है ये नहीं, यानी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर। अचर आ गया सी के जगह पर। नीचे ए अभी देखे हैं कि यह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यदि हिंदी में लंबा फार्मूला याद रखना है तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बराबर अचर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस फार्मूला हो गया। इसको चलिए हम लोग वहाँ देखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने फार्मूला देखा था अभी जस्ट कि शून्यकों का जो योग होता है, यानी जोड़ते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इसी को लिख रहे थे एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी समझा दिया।
फिर दूसरा था शून्यकों का गुणनफल, शून्यक थे हमारे पास अल्फा बीटा बराबर c/a हो रहा था, इसी को लिख रहे थे अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ सीखेंगे कि हमारे पास दो शून्यक दिया हुआ हो, हमारे पास दो शून्यक दिया हुआ हो तो हमको बहुपद ही निकालना है, तो बहुपद कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हम बहुपद को द्विघात को लिख रहे थे ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b और c जो था यह था गुणांक, और क्या देख रहे थे कि अल्फा कॉमा बीटा यह था शून्यक, यह था शून्यक। तो यदि हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हो और पूछ ले बहुपद ज्ञात करना, तब फॉर्मूला क्या बनेगा उसको सीखेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ हो, बहुपद दिया हुआ हो, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है, क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुपद यानी पॉलिनोमियल ऑफ px। तो क्या होगा, हमारे पास जो दोनों बहुपद आएंगे उसको पहले जोड़ लीजिए आपस में, ठीक, उसको x से गुना कर दीजिए, प्लस जो दोनों अभी गुना करके निकाले थे उसको लिख दीजिए आपस में, और बाहर में x का स्क्वायर लगा दीजिए। यह हमारा जो आया यह बहुपद आ गया। ठीक, और यहाँ पे कुछ न कुछ डिवाइड में आ जाता है, भागा XYZ बटा के रूप में, उस बटा को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ k आता है यानी कांस्टेंट आता है। तो यह जो हमारा बन गया यह है हमारा बहुपद निकालने का फॉर्मूला, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यह हमारा क्या है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। इसको आप लोग याद ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। याद कैसे रखेंगे, तो आसान तरीका बता दिए थे कि अभी हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था कि अल्फ़ा और बीटा जोड़ते हैं तो -b/a आता है, और अल्फ़ा और बीटा को गुना करते हैं तो c/a आता है। ये दो फार्मूला ऊपर सीखे थे, तो यही दो फार्मूला के हेल्प से हमको बहुपद निकालना है। तो दोनों फार्मूला का यूज़ करके बहुपद कैसे निकालेंगे, तो पहले फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को एक जगह लिख दो ब्रैकेट में, बाहर में x कर दो, कर दिया, जोड़ का चिन्ह। दूसरा फार्मूला था अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दिए, इसमें x नहीं लगाना है, और इसके आगे जो है माइनस में x का स्क्वायर रहेगा। यह हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया, यह फार्मूला बन करके तैयार हो गया। लेकिन एक बात है, इस फार्मूला से यदि हम वैल्यू निकालते हैं, आगे बताएंगे कैसे निकालेंगे, तब हमारा जो बहुपद है कुछ ना कुछ बटा में देता है, जैसे x/4 y/8। तो इस बटा को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे k आता है सबसे आगे, तो k लिख दीजिएगा। तो यह है फार्मूला याद रखने का तरीका। तो चलिए यहाँ तक हम लोग आगे हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच। त्रिघात का मतलब जिसका पावर 3 हो उसके बीच फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होंगे। शून्यक कितने होंगे, शून्यक की संख्या जो होगी, शून्यक की संख्या 3 होंगे। 3 होंगे, तो 3 कौन कौन होंगे, तो इसको सूचित करेंगे, तीनों को अल्फ़ा, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा से। 3 शून्यक को अल्फ़ा बीटा गामा से सूचित करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा से सूचित करेंगे। क्लियर है, 3 शून्यक को किससे सूचित करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा से। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि त्रिघात बहुपद को कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम इसको एक अलग पेज पर सीखेंगे कि जो त्रिघात बहुपद है इसके जो शून्यक होंगे वह 3 होंगे। 3 कौन कौन से होंगे, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा। त्रिघात बहुपद का लिखना है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 होंगे, तो 3 पावर मैक्सिमम हो जाएगा। यानी इसको लिखने का तरीका है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। यह लिखने का तरीका है, ठीक है। जैसे ये तो हो गया लिखने का तरीका। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास मान के चलिए, हमारे पास एग्जाम्पल है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ क्या देखें, यहाँ देखने वाली बात है कि जो x³ के साथ गुना में आता है, यहाँ x³ है, x³ के साथ जो गुना में आता है उसको a से सूचित करेंगे, x² के साथ जो गुना में आएगा उसको b से सूचित करेंगे, x के साथ जो गुना में आएगा यानी 2 वह c से सूचित होगा, जिसमें कोई भी x नहीं होगा उसको d से सूचित करेंगे। क्लियर है, ABCD क्या है।
ABCD क्या है, क्लियर है। जो एक्स क्यू के साथ गुना में आए वह ए, यानी 4 जो है ए को सूचित करेगा। एक्स स्क्वायर के साथ गुना में जो आ जाए वह बी है, जो एक्स के साथ गुना में आ जाए वह सी है, और जो डी यानी कांस्टेंट को डी से सूचित करेंगे। स्टार्ट कहाँ से होता है, ABCD से, यानी सबसे बड़ा पावर के साथ गुना में ए, उस बड़े पावर वाले गुना के बाद जो आता है उसके साथ बी, फिर उसके बाद जो पावर आएंगे उसके साथ सी, फिर डी, इसी तरीके से बढ़ता जाता है। तो ABCD क्लियर हो गया। यानी यहाँ देखिए तो 4 जो है A बराबर 4, 3 B के जगह पर, C के जगह पर 2 और D के जगह पर 1 आया। ABCD क्लियर हो गया। और शून्यक क्या क्या आए, शून्यक क्या क्या आया बाबू, शून्यक 3 था, एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अब हम फार्मूला बनाएंगे। त्रिघात बहुपद में यदि 3 शून्यक हो तो देखा गया फार्मूला से कि तीनों शून्यक को जोड़ दो, 3 शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा, तीनों को जोड़ करके फार्मूला बना तो देखा गया कि -b अपॉन का a आता है। क्या आता है, -b अपॉन का a आता है। अब कैसे आता है ये बता सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही समझिए, आप लोग को इतना ही समझना है, ठीक। क्या आया, इसको देखने के बाद आया कि तीनों को जैसे ही आपस में जोड़ रहे थे, किसको किसको जोड़ रहे थे, फिर से एक बार बताते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को शून्यक था, तीनों को आपस में जोड़ा गया तो रिजल्ट दिया -p/a। तीनों को आपस में जोड़े तो क्या दिया, -b/a दिया, ठीक है। फिर क्या देखे कि तीनों b/a दे दिया। अब देखिए दूधुओं के साथ गुना में, जैसे दूधुओं के साथ कहने का मतलब एक अल्फ़ा एक बीटा साथ में आएगा, फिर दूसरा आएगा बीटा गुना साथ में आएगा गामा, फिर गामा इंटू अल्फ़ा साथ में आएगा, और तीनों के आपस में जोड़ा गया। तब रिजल्ट क्या आया, यह आ गया रिजल्ट C/a, C/a आ गया। यह दूसरा फार्मूला बना, जब दो दो के गुना करके साथ में जोड़े तब। तीसरा फार्मूला क्या बना कि तीनों को आपस में गुना किए, अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा, तब क्या बना, -d/a बना। अब ABCD समझ रहे हो और अल्फ़ा बीटा गामा भी समझ रहे हो। मतलब अल्फ़ा बीटा गामा इसके शून्यक हैं, तो तीनों को जोड़ा जाए तो -b/a फार्मूला होता है त्रिघात में। b क्या है, तो b बताए हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में आए वह b है। a क्या है, तो एक्स क्यू के साथ जो गुना में आए वह a है। उसी तरीक़ा से अगला फार्मूला देखा गया कि दो को आपस में गुना करके, यानी अल्फ़ा बीटा को पहले गुना किए, फिर बीटा गामा को आपस में गुना किए, गामा अल्फ़ा को आपस में गुना किए, फिर जोड़े तो फार्मूला बना C/a। C क्या है, तो C एक्स के साथ जो गुना में आया है वह C है, a क्या है, एक्स क्यू के साथ जो गुना में आया है वह a है। इसी प्रकार तीनों शून्यक जो हैं अल्फ़ा बीटा गामा को आपस में जोड़ी गई तो फार्मूला दिया -d/a। d आप समझ रहे हो और a भी समझ रहे हो। 3 फार्मूला यहाँ से बना। क्यों 3 बना, क्योंकि त्रिघात में 3 फार्मूला, द्विघात में 2 फार्मूला। क्लियर। अब इसी को लंबा लिखे तो यहाँ इस फार्मूला को देखिए लंबा हम लिख रहे हैं हिंदी में, तो -b क्या है, देखिए b कहाँ है, तो b जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुना में आया है, तो जो गुना में आता है उसको गुणांक लिखेंगे, तो b के जगह पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ऊपर में हो गया माइनस में। a क्या है, तो यहाँ पे a देखिए, a जो है यहाँ पे a है, a एक्स क्यू के साथ गुना में आया है, इसको लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक। लंबा फार्मूला की बात करें तो -b/a बोले, या इसको बोल सकते हैं -x² का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। इसी को हम लोगों ने फार्मूला को यहाँ देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a बोलिए, या -x² का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक बोलिए। इसी प्रकार से दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग सीखे थे। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C/a, और C जो था x का गुणांक था और a जो था एक्स क्यू का गुणांक था। अभी सिखाए। उसी प्रकार से अगला सीखे थे अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। d जो था अचर था तो माइनस अचर, और a जो था एक्स
क्यू का गुणांक था। इसको लैंग्वेज में इस रूप ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने देख लिया बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद का शून्य क्या है, मानक रूप किसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण में फॉर्मूला क्या होगा, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों याद कर लीजिए। आप ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो अगले वीडियो में मिलेगा, तो हमारे वीडियो को लगातार देखिए, अच्छी नंबर स्कोर पाएंगे। पूरे कंसेप्ट से बताते हैं, अपने दोस्तों को शेयर। अब आगे एक टर्म और रह गया था कि यदि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक दिया हुआ है अल्फा, दूसरा दिया हुआ है बीटा और तीसरा दिया हुआ है गामा, तो इसके हेल्प से हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद बराबर क्या होता है, हमारे पास 3 फार्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा, दूसरा फार्मूला था अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, तीसरा फार्मूला था अल्फ़ा बीटा और गामा का। इन तीनों को हेल्प से एक फार्मूला बनाएंगे। तो पहला फार्मूला को लिख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दिए, ब्रैकेट कीजिए, इसके साथ जो है एक्स स्क्वायर गुना में कीजिए। पहले हमारे त्रिघात था, त्रिघात में 3 वाला पावर पहले आएगा, 3 वाला पावर लिख दिए, इसके साथ कुछ नहीं आएगा। फिर जो हमारा पहला फार्मूला था, पहला फार्मूला को लिख दीजिए, इसके बाद वाला पावर दे दीजिए, बाद वाला पावर एक्स स्क्वायर था। फिर था जोड़ के चिन्ह दीजिए, और जो हमारे पास दूसरा फार्मूला था अल्फ़ा बीटा, दूसरा फार्मूला क्या था, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दूसरा फार्मूला लिखिए और इसके बाद वाला पावर लिखिए, बाद वाला पावर क्या हो जाएगा, एक्स, फिर प्लस लिखिए और अगला फार्मूला लिखिए अल्फ़ा बीटा गामा। इस प्रकार से यह फार्मूला का निर्माण हो गया। ऐसे ही याद रखिएगा, तो बहुत दिनों तक याद रहेगा कि तीनों फार्मूला के हेल्प से हम कैसे इस फार्मूला को याद रखेंगे। और बाहर में के क्यों आता है, अभी बताए हैं, के इसलिए आता है क्योंकि कुछ ना कुछ बटा में देता है, बटा को कैंसिल करने के लिए बाहर में के आ जाएगा। ठीक है, तो यह फार्मूला याद हो गया। कैसे फार्मूला को याद रखें, फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। हमारे पास 3 फार्मूला था, पहला फार्मूला पहले हम त्रिघात था तो सबसे बड़ा पावर लिख दिए एक्स क्यूब, ठीक, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। पहला फार्मूला को लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके साथ इसके बाद वाला पावर देंगे, एस क्यूब के बाद वाला पावर एक्स स्क्वायर होता है, प्लस आएगा। दूसरा फार्मूला लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, दूसरा फार्मूला लिखने के बाद फिर इसका बाद वाला पावर देंगे एक्स, प्लस देंगे। अब सबसे लास्ट फार्मूला लिख देंगे, बस याद हो गया फार्मूला। इस तरीक़ा से फार्मूला याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों फार्मूला देख लिया। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो।